वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है विवोक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं हूं भुवनेश्वर श्रीमाली और जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनकम टैक्स। आगे बस स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं पिछली क्लास ही को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था अलाउंस के बारे में। उसमें से दो प्रकार के अलाउंस हो चुके हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? पहले प्रकार का अलाउंस मैंने आप लोग को बताया था ऐसे अलाउंस जो पूर्ण रूप से कर योग्य होते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फुली टैक्सेबल अलाउंस। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप में बता दिया था। पॉइंट नंबर 2 की बात करता हूँ। कुछ भत्ते ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, कर मुक्त होते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। वो भी कौन कौन से होते हैं उसके मैंने आपको विस्तृत बताया था। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ तीसरे प्रकार के जो अलाउंस होते हैं। कौन से अलाउंस? ऐसे अलाउंस जो अधिकतर क्या होते हैं, अंशतः क्या होते हैं, कर योग्य हो गए और अंशतः क्या हो गए, वो कर मुक्त होते हैं। ऐसे भत्ते कौन कौन से होते हैं वो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करें। आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कौन से अलाउंस जो हैं वो क्या हो गए, अंशतः रूप से क्या हो गए, कर योग्य हो गए और अंशतः कर मुक्त हो गए। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा अंशतः कर मुक्त भत्ते और अंशतः कर योग्य भत्ते का पहला जो पॉइंट है वो है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। आप सोचोगे सर आपने इसके बारे में तो बता दिया है, क्योंकि इसको हिंदी में यदि हम बात करते हैं तो वो कहलाता है मकान किराया भत्ता। मकान किराया भत्ता होता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको ध्यान हो तो आप देखा क्वेश्चन ये हो सकता है, क्या हो सकता है कि ये तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूं। मैंने आपको जो पुरानी क्लास में बताया था दो प्रकार के चीजें पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ेंगे परक्यूटिस और दूसरा हम पढ़ेंगे अलाउंस। मैंने पहले क्लास में बताया था किराए से मुक्त आवास की सुविधा। वर्ड सुने आप, लास्ट में सुविधा आ रही है। सुविधा का मतलब क्या होगा? वो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, यानी कंपनी के द्वारा यानी नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारियों को मकान की सुविधा प्रदान की गई है। अब इसमें क्या हो रहा है, अलाउंस में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कोई सुविधा नहीं मिलती, उसको मौद्रिक राशि मिलती है, यानी मुद्रा के रूप में उसको पैसा प्राप्त दिया जाता है। वेतन के अतिरिक्त, वेतन तो मिल ही रहा है, इसके अलावा दूसरे पैसे दिए जा रहे हैं, वो आती है अलाउंस की श्रेणी में। आ रही बस में? तो किराए से मुक्त आवास की सुविधा अलग हो गई, ये चीज अलग है। इसमें आपको पैसा मिल रहा है, किसका मिल रहा है? HRA का मिल रहा है। अब HRA इसको इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म हो सकती है हाउस रेंट अलाउंस, हिंदी में जिसे कहा जाता है मकान किराए भत्ता। क्या होता है? मकान किराया भत्ता। यानी कि कंपनी ने अपने कर्मचारी को, यानी नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को बोलता आप अपने सुविधा हिसाब से क्या लो, मकान ले लो, ठीक है, उसके एवज में हम आपको क्या दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं। अब वो किराया क्या हो सकता है, कितना भी हो सकता है, किराया उससे ज्यादा भी हो सकता है, किराया उससे कम भी हो सकता है, या फिर बराबर वाला भी हो सकता है, किराया कुछ भी हो सकता है, या फिर एक फिक्स अमाउंट हो गया उसकी सैलरी के अंदर जो इंक्लूड है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, उदाहरण के लिए मान लो कि किसी कर्मचारी को कोई पैसा मिल रहा है, उदाहरण के लिए उसको 28,000 रुपये मिल रहा है। कितना मिल रहा है उसको? 28,000 रुपये मिल रहा है। अब कंपनी क्या बोलती है, 28,000 में आपका 2,000 रुपये तो हो गया मान लो, या फिर 4,000 रुपये आपका हो गया महंगाई भत्ता। क्या हो गया? 4,000 रुपये आपका हो गया महंगाई भत्ता और 4,000 रुपये होगा आपका HRA। इसको इंग्लिश में तो समझ में हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं और हिंदी में जिसको कहते हैं मकान भत्ता, मकान किराया भत्ता जिसे कहते हैं। तो आप भी जहाँ काम करने जाओगे तो वहाँ ऐसे सीन होता है। आ रही बात समझ स्टूडेंट्स? तो ये बात करते हैं इसकी, यदि किसी नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारी को किराए का उसको मिल रहा है, मकान किराया भत्ता मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, तो उस केस में उसका टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो आज की क्लास में आपको वही बताने वाला हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अंशतः कर मुक्त और अंशतः कर योग्य की बात करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले इसका टैक्स का ट्रीटमेंट लंबा चौड़ा नहीं है, जैसा कि हम पहले पढ़े थे, बस छोटा सा फॉर्मेट आप लोगों को याद रखना है। अब ये इनकम टैक्स की बात करते हैं। इनकम टैक्स ये बोलता है कि HRA के लिए आपको निम्न मात्रा की न्यूनतम के लिए छूट मिलती है, यानी कि इनकम टैक्स का एक फिक्स रूल्स है, जो राशि कम होगी वो हो जाएगी कर मुक्त, जो राशि कम होगी वो क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी। बाकी की राशि पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। वो राशि जो होगी वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी। तब इनकम टैक्स बोलता है यदि किसी व्यक्ति को, कर्मचारी को HRA मिल रहा है तो उस केस में आपको इन 3 चीजों को आपको देखना। 3 चीजें कौन कौन सी? 1, 2 एंड 3। वास्तविक HRA प्राप्त हुआ, यानी जो भी उसको HRA की जो राशि मिल रही है, जैसे कि आप उदाहरण मैंने आपको बताया था 28,000 रुपये उसकी सैलरी है, 4,000 रुपये क्या हो गया, महंगाई भत्ता हो गया, और 4,000 रुपये क्या हो गया, उसका मकान किराए का भत्ता हो गया। नहीं, वास्तविक राशि उसको जो मिल रही है उसकी बात कर रहा हूँ। वास्तविक HRA प्राप्त हो वो लिखना है। पॉइंट नंबर 2,
जो भी व्यक्ति जो होता है, कर्मचारी जो होता है, वो किराए का जो भुगतान कर रहा है वो उसमें से मूल वेतन का 10% घटा देना है। ये मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये बोल रहा है पॉइंट नंबर 2 क्या है, किराया भुगतान यानी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में केवल ध्यान रखना है कि सैलरी में क्या आएगी, एवल ओनली फॉर आधार जो वेतन होता है, मूल वेतन जो होता है वही आने वाला है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, मूल वेतन का 40%। कितना, मूल वेतन का 40%। ये तो बात हो गई इसकी। लेकिन यदि वो कर्मचारी है, यदि वो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता एवं चेन्नई, आप लोग ध्यान से इस चीज को देखें, इन चारों शहरों में से किसी शहर में रहता है तो उस केस में सैलरी का 50% आपको निकालना पड़ेगा। देखें आप लोग, फिर से देख लें आप लोग, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो हो जाएगा कर मुक्त एज पर रूल्स। 3 चीजें कौन कौन सी, क्लियर लिख रखा है यहाँ पे। 3 चीजें कौन कौन सी, पहला तो हो गया वास्तविक एचआर जो उसको प्राप्त हुआ वो वाला। पॉइंट नंबर 2, किराए का भुगतान माइनस मूल वेतन का 10%। ध्यान रखें, मूल वेतन के अंदर, मूल वेतन का बेसिक सैलरी बात हो रही है, इसमें दूसरी चीजें कुछ नहीं आ रही है। जो भी मूल वेतन है उसका 10%, इसमें से इसको घटाना है, फिर आपको निकालना अमाउंट। पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, मूल वेतन का 40%। यदि बात करते हैं मूल वेतन का 40% आपको निकाल दोगे, लेकिन वह कर्मचारी यदि इन 4 शहरों में रहता है, कौन कौन से, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, इन 4 शहरों में रहता है तो आपको 40% की जगह 50% निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना, उसके बाद ये बोलता है, इनकम टैक्स बोल रहा है तीनों में से जो राशि सबसे कम होगी वो तो हो जाएगी कर मुक्त, और उसके ऊपर की राशि पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। कंप्लीट स्टूडेंट। तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो उस उदाहरण में क्या कर रखा है देखें आप लोग। नेक्स्ट उदाहरण की बात करता हूं, देखें आप लोग, इसमें ये दे रखा है, राम प्रकाश XYZ कोई भी व्यक्ति हो चुका है। राम प्रकाश जयपुर की एक कंपनी में कार्यरत हैं और 2020-21 वर्ष के लिए उसका वेतन इस प्रकार है। देखें ध्यान से, आधार वेतन, आधार वेतन को अपन यदि बात करें सामान्य बोलचाल की भाषा में जिसको बोलते हैं मूल वेतन, मूल वेतन हो गया 96,000 रुपये। ये सब कुछ जो दे रखा है वो पूरे साल भर का दे रखा है। आगे बस में स्टूडेंट, मूल वेतन हो गया 96,000 रुपये, महंगाई भत्ता हो गया 48,000 रुपये जो रिटायरमेंट लाभों के लिए वेतन का भाग है। बिक्री पर स्थायी प्रतिशत दर पर आधारित जो कमीशन है वो 30,000 रुपये, और मकान किराए भत्ता हो गया 18,000 रुपये। कंप्लीट है। उसने अपने किराए के मकान के लिए 24,000 रुपये किराया दिया। करमुक्त मकान किराए भत्ते की आपको क्या करनी है, गणना करनी है। आगे बस में स्टूडेंट, अब इसको हमको फॉलो करना है, इसको सोल्व आउट करना है। कैसे करें, तो आपको ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले, जैसे ये क्वेश्चन अपने सामने आ गया, सबसे पहले उसकी समरी तैयार कर दें। वैसे समरी तो क्लियर दे रखी है, तो आप ऑटोमेटिकली चाहो तो उसके जो पीछे जो उसका अमेंडमेंट है, टैक्स का जो ट्रीटमेंट उसको देखें। टैक्स का ट्रीटमेंट क्या बोलता है, टैक्स का ट्रीटमेंट बोलता है कि आपको सबसे पहले वास्तविक जो किराया प्राप्त हो उसको लिखो, एक्चुअल में उसको एचआर कितना प्राप्त हो वो आपको लिखना पड़ेगा। तो यदि हम पॉइंट के हिसाब से चलें, इसको फॉलो करते हैं हम, इसको मैं साइड में ले लेता हूं और उसके बाद इसको सोल्व आउट करता हूं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 1 बोलता है कि उसको एचआर प्राप्त कितना हो वो आपको देखें। तो एचआर प्राप्त यहाँ पे आप देख दोगे 96,000 तो उसका वेतन हो गया, 48,000 रुपये उसका महंगाई का भत्ता हो गया, कमीशन हो गया 30,000 रुपये, और 18,000 रुपये उसको प्राप्त हो रहे हैं मकान किराए भत्ते के। कितने प्राप्त हो रहे हैं, 18,000 रुपये इसको एचआर के रूप में प्राप्त होते। तो पहले पॉइंट के हिसाब से 18,000 रुपये लिख दिया, ये हो गया 18,000 रुपये। फिर लगा दूंगा, और पॉइंट नंबर 2 की बात करता हूँ। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 का मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 2 बोलता है किराया जितना चुकाया, किराया भुगतान माइनस मूल वेतन का 10%, किराया भुगतान माइनस मूल वेतन का 10%, यानी कि जो किराया चुकाया उसमें से मूल वेतन का आपको 10% घटा देना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसने किराया कितना पे किया, चुकाया। तो आप लोग देख सकते हो कि उसने अपने किराए के मकान के लिए 24,000 रुपये किराया दिया, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे 24,000 रुपये माइनस मूल वेतन का 10%। अब उसका आपको वेतन निकालना है, वेतन क्या क्या होगा। अब आपको वेतन में, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी अपन बात करते हैं XYZ कोई भी चीज़ हो गई, तो आपको ये देखना है कि वो एज पर रूल्स है कि नहीं है। यदि वेतन तो आपको लेना ही लेना है,
ठीक है। उसके बाद जो भी इसको महंगाई भत्ता मिल रहा है, दूसरी चीज मिल रही है, वो सेवा शर्तों के अनुसार मिलती है तो जोड़ देना है, और सेवा शर्तों के अनुसार नहीं मिल रहा है इसको जोड़ना ही नहीं, इसको एक बार के लिए हटा देना है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से बात करता हूं तो इसमें क्लियर इस चीज ने दे रखा है, आधार वेतन 96,000 रुपए, महंगाई भत्ता 48,000 रुपए। जो रिटायरमेंट लाभों के लिए, देखें आप लोग, जो रिटायरमेंट लाभों के लिए वेतन का भाग है, यानी कि एज पर सर्विस रूल्स, या बोल सकते हैं एज पर रूल्स, सेवा शर्तों के अनुसार उसको क्या मिल रहा है, डीए मिल रहा है। तो आप हमेशा इसका ध्यान रखें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमेशा मूल वेतन लेना है। ठीक है, मूल वेतन कब लेना है, जब क्वेश्चन के अंदर कुछ आगे की चीज दे नहीं रखी हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में ये लाइन दे रखी है, मान लो ये लाइन नहीं दे रखी होती तो डायरेक्ट ही मैं क्या करता, 48,000 को हटा देता। क्या करता, उस 48,000 को मैं हटा देता एक बार के लिए। क्यों हटाता है, क्योंकि वो सेवा शर्तों के अनुसार नहीं है इस वजह से। लेकिन यहाँ पे इसने क्लियर दे रखा है, तो क्या होगा, जो वेतन में क्या करेंगे, वेतन में जो चीजें हों वो जोड़नी है। कौन कौन सी, आप लोग इस चीज को भी नोट करते हैं। सैलरी के अंदर आपको क्या क्या जोड़ना है, सैलरी के अंदर आपको जोड़ना है, एक तो जोड़ना है बेसिक पे, बेसिक जो भी सैलरी मिलती है वो, प्लस डीए, इसको मैं लिख रहा हूं एज पर रूल्स। यदि रूल्स के हिसाब से है तो उसको जोड़ना है, वरना बाय बाय कर दो उसको, कंप्लीट है। प्लस कमीशन, कमीशन ऑन सेल, इसको जोड़ने के बाद जो वेतन आएगा उस वेतन का आपको भी यहाँ पे भाग लेना है, जो भी प्रतिशत दे रखा है उसके हिसाब से। आ रही बात स्टूडेंट यहाँ पे। तो मैं बात करता हूं, उसको बेसिक पे कितना मिल रहा है, उसको बेसिक पे मिल रहा है 96,000। कितना मिल रहा है, 96,000 मिल रहा है। तो 96,000 96,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद क्या करना है, डीए एज पर रूल्स, सेवा शर्तों के अनुसार कोई डीए वगैरह मिल रहा है तो उसको आपको जोड़ना है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन की बात करता हूं, उस क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है कि जो राशि मिल रही है, महंगाई भत्ता जो मिल रहा है, वो एक प्रकार से सेवा शर्तों के अनुसार मिल रहा है एज पर क्वेश्चन। तो जो भी मिल रहा है उसको भी जोड़ना पड़ेगा, फिर तो 48,000 हो गया। प्लस नेक्स्ट जो पॉइंट की बात करता हूँ वो बात करूँ कमीशन ऑन सेल। उसको यदि कोई कमीशन मिल रहा है सेल के ऊपर, बिक्री पर यदि कोई कमीशन मिल रहा है तो उस केस में इसको जोड़ा जाएगा, नहीं मिल रहा है तो उसको नहीं जोड़ना है। तो ये बात करते हैं, इसको कमीशन भी मिल रहा है, कितना मिल रहा है इसको, कमीशन इसको मिल रहा है 30,000 रुपये का। तो यहाँ पर 30,000 लिख दिया, ये लिखा 30,000 रुपये। कंप्लीट है स्टूडेंट यहाँ तक। अब क्या करना है, अब ज्यादा हमने कुछ नहीं करना है, अब इसको जोड़ना है, उसका आपको वेतन निकालना है। तो 96 प्लस 48 प्लस 30 कितना होता है, और इसके हिसाब से हमको काम करना है। तो नॉर्मली में बात करते हैं, ये जो राशि बन रही है 96 प्लस 48 प्लस 30, लमसम जो अमाउंट बन रहा है, बात करते हैं 000 कितना बन रहा है, ये 94,174 ये बन रहा है। देखें एक बार, इसको चेक करें आप लोग कि कैसे इसको अपन को करना है। (96 + 48 + 30) जोड़ने के बाद जो राशि आएगी उसका हमको निकालना है, इसका टैक्स का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, देखें आप लोग, जोड़ने के बाद इसका हमको 10% निकालना पड़ेगा और उसके बाद इसको आगे की तरफ करेंगे। तो ये हो गया 174, इसको मैंने किया, और इसका आपको ये जो वेतन आ गया, इस वेतन के हिसाब से हम देखते हैं कि एज पर रूल्स क्या बोल रहा है उसको हम फॉलो करना है। तो रूल्स बोलता है कि जो किराए का हमने भुगतान किया है, उस किराए के भुगतान के बाद उसमें से आपको घटाना है, जो भी वेतन आया है उसका आपको निकालना है 10%। तो 174 1,74,000 रुपये आ गया, इसका हमको निकालना है 10%। तो कितना हो गया है, 17,400 बराबर है। कैसा है, आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने वेतन जोड़ दिया, फिर महंगाई भत्ता जोड़ दिया, फिर इसका जो कमीशन रहा वो मैंने जोड़ दिया। आधी बात में तीनों को जोड़ा तो 1,74,000 आया। फिर रूल्स क्या बोला था, रूल्स मैंने आपको बोला था, पहला पॉइंट था वास्तव में जो किराया प्राप्त हो वो वाला लिख चुका हूँ। पॉइंट नंबर 2 था जो किराया हम भुगतान कर रहे हैं वो लिखना है, उसमें से आपको घटाना है। क्या घटाना है, वेतन का 10%। कितना करना है, वेतन का 10%। वेतन ये निकाल दिया, उसका 10% कितना होता है, 17,400 होता है। उसके बाद जो राशि आती है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, इसमें से इसको घटाया और जो राशि बच रही है वो बच रही है 6,600 रुपये। कितने बच रहा है, 6,600 बच रहा है, 6,600 लिख दिया। और पॉइंट नंबर 3,
पॉइंट नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि जो भी वेतन होता है, वेतन का आपको क्या करना पड़ेगा, 40% निकालना। यदि उन 4 शहरों को अलावा, कौन कौन से, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, इन 4 शहरों के अलावा कहीं और रह रहा है तो उसकी बात कर रहे हैं, तो उस केस में आपको 40% निकालना पड़ेगा वेतन का। आ रही बात में स्टूडेंट्स? तो आपको वेतन तो निकल चुका है, पहली बात तो कंप्लीट हो गया, वेतन निकल चुका। पॉइंट नंबर 2, वो कहाँ रहता है? तो जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, दे रखा है, वो क्या दे रखा है कि वो व्यक्ति है, राम प्रकाश जी है, वो जयपुर के अंदर निवास करते हैं। फिर क्या होगा? तो आपको उन 4 शहरों में इस नाम आ ही नहीं रहा है, तो आपको नॉर्मली क्या करना है, जो राशि दे रही है उसका 40% आप लोगों को निकालना और उसको वहां पे लिख देना। तो बात करते हैं 17,400 की बात करते हैं, तो इसका आपको 40% निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल सा है, इसको 40% निकाल देते हैं। मैं इसको यहाँ पे निकाल देता हूँ, 17,400 मल्टीप्लाई 40%, क्या करना है, मल्टीप्लाई 40% किया तो कितना है इसकी, यदि आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी ले सकते हो। जो वेतन है 1,74,000 की बात करता हूँ, उसका 40/100। आरी बात में यहाँ तक क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो हमने सीखा अभी तक गणित में सीखा था वही काम हमें यहाँ पे करना है। तो कितना हो गया, फिर से देख लेते हैं इसको एक बार के लिए हम। 2 0 से 2 0 होगा, 416 हो गया, ठीक है। 69,600, एक बार जरूर आप भी चेक कर लीजिए कि ये इसका अमाउंट आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो ही रूल्स है उस रूल्स को हमको फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, नॉर्मली क्या करना है, जैसे इनकम टैक्स बोलता है, इनकम टैक्स का फिक्स नियम है। वो नियम क्या है, जो राशि सबसे कम होगी वो तो हो जाएगी कर मुक्त, और उसके ऊपर की जो भी राशि होगी उस पर जाएगा टैक्स, यानी वो ऊपर की जो भी राशि है वो टैक्सेबल अमाउंट की श्रेणी में आ जाएगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, whichever is less will be exempted, whichever is less will be exempted। तीनों में से जो राशि वो कम है वो होगी कर मुक्त, बाकी पे राशि पे टैक्स। आप लोग देख सकते हो 18,000, 6,600 और 69,600 यानी 69,600, इन तीनों में से जो सबसे राशि कम है वो हो गई एग्जेम्प्टेड। तो आप लोग देखें इसमें सबसे जो कम राशि आ रही है वो कौन सी आ रही है, सबसे कम जो राशि आ रही है वो ये वाली आ रही है। कितनी आ रही है, 6,600 रुपए। तो ये तो हो गया कर मुक्त, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एग्जेम्प्टेड। उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एग्जेम्प्टेड कहते हैं। आगे बात स्टूडेंट, अब बात करते हैं एग्जेम्प्टेड राशि तो अपने पास आ चुकी है, तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे। टैक्सेबल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला आपको काफी पहले बता दिया है। आपको एक टैक्सेबल अमाउंट निकालते हैं तो ऐसे एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो देख लें आप फिर से। टैक्सेबल अमाउंट जो होता है वो कैसे निकालेंगे, टैक्सेबल अमाउंट इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जिसको हिंदी में कहा जाता है वास्तव में प्राप्त राशि, कि उसको राशि कितनी प्राप्त हो रही वो बात कर रहे हैं। अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट, माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। कंप्लीट यहाँ तक स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है और जो अपने सॉल्यूशन किया है उसके हिसाब से आपको इस चीज को, इसका मान रखना है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, जो राशि प्राप्त हुई है, राशि कौन सी प्राप्त हुई, जो एचआरए की राशि प्राप्त हुई उसकी बात कर रहा हूँ। एचआरए की जो राशि प्राप्त हुई उसको लिखना है और उसमें से अपन को एग्जाम अमाउंट घटाना है। जो एचआरए की जो राशि हमें प्राप्त हुई थी, आप लोग क्वेश्चन में देखे हैं, मैंने आपको बताया था। वैसे तो एचआरए की जो राशि प्राप्त हुई वो 18,000 हुई है, और क्वेश्चन में देख सकते हो मकान किराया भत्ता कितना प्राप्त हुआ उसको, 18,000 रुपये का प्राप्त हुआ। ये देखें आप लोग, ये रहा। आइए बस में इसका हम करेंगे, यहाँ पर इसका मान रख देंगे। देखें आप लोग, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 18,000 रुपये माइनस जो राशि कर मुक्त है उसको उसमें से घटाना। कर मुक्त राशि मैंने निकाल दी, क्या निकाली, 6,600 रुपये। कैसे निकला, इन तीनों में से, यानी जो सॉल्यूशन किया था हमने उनमें से सबसे जो कम राशि है उसको हमने क्या माना, वो एक प्रकार की कर मुक्त है। माना नहीं है, एज पर रूल्स, एज पर इनकम टैक्स रूल्स, सबसे कम राशि थी कौन सी थी, 6,600 थी, उसको क्या मानते हैं, उसको कर मुक्त राशि मान लिया जाएगा। फिर जो राशि प्राप्त हुई उसमें से कर मुक्त राशि को हम घटा देंगे, और उसके बाद जो राशि निकल के आएगी, अमाउंट निकल के आएगा, वो कहलाएगा टैक्सेबल अमाउंट, यानी कर योग्य राशि कहलाएगा। तो 18,000 में से यदि हम 6,600 बात करते हैं, उसको घटाते हैं, तो हमारी जो राशि बनती है वो बनती है 11,400 रुपये। क्या बनता है, 11,400 रुपये। यानी जो राम प्रकाश जी हैं उनको साल भर का जो 18,000 का जो एचआरए की जो राशि प्राप्त हुई है
उस 18,000 में से 6,600 रुपये तो हो जाएगा उनका माफ, और बाकी का जो 11,400 रुपये होंगे वो कहलाएगा उसके लिए टैक्सेबल अमाउंट, यानी इस राशि पर उनको चुकाना पड़ेगा टैक्स। तो बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स आपको कि आपको जो अंशतः कृषि योग्य कृषि मुक्त की मैं बात कर रहा था कैसे निकालते हैं, अंशतः कर मुक्त और अंशतः कर योग्य राशि की गणना इस प्रकार से की जाती है। पहले तीसरे प्रकार का जो अलाउंस होता है उसका पहला भाग होगा एचआरए वाला। आगे बस में बढ़े हम आगे की तरफ, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इसकी बात, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 था एचआरए। आगे एचआरए में क्या बताया मैंने आपको बताया कि एचआरए में क्या होता है, जो भी मकान किराया भत्ता पैसा है मकान किराए के भत्ते के रूप में यदि कंपनी की ओर से प्रोवाइड किया जा रहा है किसी कंपनी को, तो उस केस में उसका टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो आप लोगों को समझ में आएगा। कंप्लीट कैसे करना, ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल 3 पॉइंट को ध्यान रखना है एचआरए के अंदर। पहला कौन सा है, जो किराया भत्ता उसको प्राप्त हो रहा है उसको साइड में लिख दो। पॉइंट नंबर 2, जो किराए का भुगतान करते हैं, क्वेश्चन में गिवन होगा सब कुछ या फिर एक्चुअल में जो भी कंडीशन होगी आपको सामने होगी, जो मकान किराए भुगतान होता है उस भुगतान में से मूल वेतन का 10% घटा दो। जो भी वेतन उसको मिल रहा है उसका 10% निकालना है और उसमें से घटाना है। अब वेतन का ध्यान रखना, वेतन में क्या क्या होता है, वेतन में पहला पॉइंट ध्यान रखना उसका बेसिक सैलरी आ गया। पॉइंट नंबर 2 डीए एज पर रूल्स, यानी सेवा शर्तों के अनुसार यदि उसको भत्ते की राशि मिल रही है, क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है तो ही छोड़ना है, वरना अदरवाइज उसको नहीं छोड़ना है। आगे बस में जो भी सेवा शर्तों के अनुसार जो भत्ता मिल रहा है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, डाइट दे रखा था तो उसको मैंने जोड़ दिया, और मान लो कि उसमें दे रखा हो 50% तो 50% ही जोड़ता है, कंप्लीट है। प्लस कमीशन ऑन सेल, यदि कोई विक्रय है और विक्रय पे यदि कोई इसको कमीशन प्राप्त होता है तो उस कमीशन की राशि को भी उस वेतन के रूप में जोड़ दिया जाएगा। तीनों को जोड़ना है तो जोड़ दिया। फिर क्या करना है, वेतन का 10% उसमें से घटा देंगे, किसमें से, किराए भुगतान में से। पिछले क्वेश्चन में हमने देख लिया। फिर तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था वेतन का 40%। क्या था, वेतन का 40% था, लेकिन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, यदि इन शहरों की बात करते हैं, यदि वो व्यक्ति है कर्मचारी उन शहरों में निवास करता है और वहां पे उसको मकान किराया भत्ता मिल रहा है तो वेतन का आपको 50% निकालना है। अदरवाइज इन 4 शहरों के अलावा दूसरे शहर किसी भी शहर में रह रहा है तो आपको वेतन का आपको मात्र 40% निकालना है। कंप्लीट है। उन तीनों में से जो कम होगा वो तो कर मुक्त हो जाएगा, बाकी जो डिफरेंस अमाउंट निकलेगा वो राशि क्या हो जाएगी, कर योग्य हो जाएगी। कंप्लीट। ये तो बात हो गई एचआरए की। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करता हूं, वो क्या है, परिवहन भत्ता, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। क्या कहते हैं हम, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में इनकम टैक्स क्या बोलता है, इनकम टैक्स ये कहता है प्रति माह 1600 रुपए, प्रति माह 1600 रुपए, यानी कि किसी कर्मचारी को कोई अलाउंस मिल रहा है ट्रांसपोर्ट का, आने जाने की बात कर रहा हूं यहाँ पे एक प्रकार से, यदि उसको कोई ऐसा अलाउंस मिल रहा है तो उस केस में उसको 1600 रुपये प्रति माह तक का क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। बाकी ऊपर की राशि क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। देखो महीने का 1600 हो गया तो साल भर का क्या हो गया, 19,200 रुपये हो गया। आ रही बस में, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो टैक्स फ्री हो जाएगी, और बाकी की इसके ऊपर की कोई राशि होती है तो वो क्या उस केस में क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसमें आपको क्लियर करवाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति को हो गया, XYZ कोई भी व्यक्ति हो गया, उसको महीने का 2,000 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम से मिल रहा है, महीने का 2,000 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम से उसको मिलता है, ठीक है। तो उस केस में इनकम टैक्स क्या जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स चलता है साल भर के हिसाब से। महीने का 2,000 मिल रहा है तो उसको 12 महीने का कितना मिल गया, 24,000 रुपये। आरी बात में, ये तो हो गया उस व्यक्ति को मिल रहा है जो। अब मैं बात करता हूँ इनकम टैक्स की बात करो। इनकम टैक्स क्या बोलता है, महीने का 1600 रुपये तक कर मुक्त है। यदि हम इसकी साल भर की बात करते हैं तो साल भर की बात करते हो 19,200 रुपये क्या हो जाएगा, कर मुक्त हो जाएगा। बाकी की राशि पे लगने वाला टैक्स तो 24,000 हो गया, उसमें से 19,200 क्या हो गया, माफ हो जाएगा। तो इसमें से लेस कर देंगे हम, लेस 19,200 रुपये, ये है एग्जम्प्टेड। ये क्या दे रखी है अपने को, कर मुक्त दे रखी है, एग्जम्प्टेड दे रखी है। बाकी की राशि हम निकाल देंगे और उसके बाद जो बनेगा वो अमाउंट क्या कहलाएगा, टैक्सेबल अमाउंट कहलाएगा। देखें आप लोग 800 हो गया, कितना हो गया, यानी उसको जो 24,000 रुपये मिलेंगे उस 24,000 रुपये में से
19,200 रुपये तो क्या हो जाएगा, कर मुक्त हो जाएगा, यानी इसको कोई टैक्स नहीं चुकाना है। लेकिन इसके ऊपर का जो अमाउंट बन रहा है 4,800 रुपये बन रहे हैं, वो राशि उस कर्मचारी के लिए क्या हो जाएगी, कर योग्य राशि की श्रेणी में आ जाएगी। कंप्लीट है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। मेडिकल भत्ता, नाम से लग रहा है मेडिकल के रूप में उसको कोई अलाउंस मिल रहा है, तो उसके इसमें क्या होगा, बिल के साथ समर्थित होने पर 15,000 रुपये तक के मेडिकल भत्ते की अनुमति दी जाती है। यानी 15,000 रुपये तक, आपको ध्यान हो मैंने मेडिकल फैसिलिटी के बारे में बताया था, याद आया कुछ, मेडिकल फैसिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको 15,000 की राशि बताई थी। और यदि 15,000 से ऊपर की राशि यदि उसको भत्ते के रूप में मिल रही है, मेडिकल अलाउंस की बात करता हूँ, तो ऊपर की राशि XYZ कितनी भी मिल रही हो, वो पूरी की पूरी राशि इनकम टैक्स के अंदर क्या होती है, कर योग्य होती है। कंप्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट बात करता हूं, मनोरंजन भत्ता, जिसको कहते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। मनोरंजन भत्ता का मतलब क्या होगा, कोई कंपनी है, उस कंपनी का रूल्स है कि वो अपने कर्मचारी को महीने में एक बार मूवी का दिखाती या फिर दूसरा कोई भी घूमने फिरने का हो गया, ऐसी कोई सुविधा इसकी, ऐसे कोई भत्ता मिल रहा है, कंपनी ने बोला अपने कर्मचारी को, बोला जा अपने बीवी बच्चों के साथ मूवी देख के आ जा, टिकट मेरी तरफ से। ऐसा होता है, काफ़ी टाइम होता है, बहुत सारी कंपनियों में ऐसे रूल्स होते हैं, तो अपने कर्मचारी होते हैं और कर्मचारी की जो फैमिली होती है उनको क्या होती है, मूवी की टिकट दे देती है, या फिर मूवी के टिकट का पैसा दे देती है, या तो टिकट दे देगी या फिर उसको पैसा दे देगी, यानी राशि जो मिल रही है वो भत्ते के रूप में हो गई है। तो क्या बोलता है, इस समय क्या होता है, सरकारी नौकरी वालों को मिलती है, इसके तहत क्या होगा, आप इतनी रकम क्या मतलब क्या होगा, निम्न में से जो कम होगा वो तो हो जाएगा कर मुक्त, और बाकी की राशि पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। अब क्या हो गया, 5,000 रुपये, पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना, मनोरंजन भत्ते की बात कर रहा हूँ, 5,000 रुपये सालाना की बात कर रहा हूँ, पर मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे 5,000 रुपये या फिर वेतन का 5वां हिस्सा, यहाँ क्लियर दे रखा, भत्ते सुविधा को छोड़कर बना वेतन, भत्ते भी नहीं जोड़ने ना आपको, सुविधा भी नहीं जोड़नी है, उसको छोड़ दे, मूल वेतन की बात कर रहे हैं। 20% या फिर इन शॉर्ट में जिसको बोलता हूँ, इन शॉर्ट कहते हैं 20% ऑफ सैलरी, 5,000 रुपये या फिर 20% ऑफ सैलरी, या फिर जो भी इसको एक्चुअल अमाउंट जो मिल रहा है वो, इन तीनों में से जो राशि सबसे कम होगी वो तो हो जाएगी कर मुक्त, और बाकी राशि पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। 5,000 रुपये, 20% ऑफ सैलरी और एक्चुअल अमाउंट, विच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्टेड अदर देन टैक्सेबल। देखें, इसको हम एक क्वेश्चन उदाहरण की तरह समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि राजेश एक कर्मचारी है जिन्होंने वर्ष 19-20 में 2,20,000 रुपये का प्रतिवर्ष मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मूल वेतन का 10%, यानी इसको जो पैसा मिल रहा है 2,20,000 रुपये, तो वो होता हो गया इसका मूल वेतन। आगे बस में महंगाई भत्ता है वो मूल वेतन का 40%, अपन को इससे मतलब है भी नहीं। फिर मनोरंजन भत्ते के रूप में उसको 12,000 रुपये प्राप्त हो रहे थे। कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं इसको, मनोरंजन भत्ते के रूप में 12,000 रुपये प्राप्त हो रहे थे, और उसका जो खर्चा हुआ मनोरंजन के ऊपर, वो खर्चा कितना हुआ, 15,000 का हुआ, अपन को उससे मतलब ही नहीं है। अब इसको सोल्व आउट कैसे करें, सोल्व आउट का तरीका एक ही है, जैसे कि रूल्स की बात करें, रूल्स को हमको लिखना है, तो रूल्स की बात करते हैं। रूल्स पहले क्या बोलता है, वो बोलता है सबसे पहले 5,000 हो गया, 5,000। और पॉइंट नंबर 2, जो भी वेतन मिल रहा है, वेतन का आपको क्या करना है, 20% निकालना है, वेतन का 20%, यानी इसको वेतन जो मिल रहा है वो 2,20,000 मिल रहा है। मैंने आपको बताया था पिछले, आप देखे होंगे कि इसमें दूसरे अलाउंस वगैरह नहीं जोड़ना है। 2,20,000 मिल रहा है, इसका आपको 20% निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखें आप लोग, 2,20,000 इंटू 20/100, इसको निकालने के बाद जो राशि आती है वो आपको लिखनी है। ये जो राशि आ रही है वो आ रही है 4,400, ये आ रही है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो राशि उसको भत्ते के रूप में मिल रही है उस राशि को यहाँ पे लिखना। भत्ते के रूप में इसको देखा आप लोग 12,000 रुपये मिल रहे हैं, ये हो गया 12,000 रुपये। खर्चा कितना हुआ उससे मतलब नहीं है, महंगाई दूसरे भत्ते मिल रहे उसको उसके मतलब नहीं। आपको 3 चीज़ों से मतलब, कौन कौन सा, 5,000 या फिर जो भी वेतन मिल रहा है इसका 20%, या फिर जो भी राशि उसको मिली वो। इन तीनों में से जो राशि सबसे कम होगी वो राशि क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी। 5,000 एज पर रूल्स, 20% जो मैंने आपको बताया वो, और जो उसको मिल रहा है वो कंप्लीट। तीनों में से जो सबसे राशि कम है वो हो जाएगी कर मुक्त। तीनों में से सबसे राशि कम कौन सी है, देखिए आप लोग, तीनों में से जो सबसे राशि कम आ रही है वो आ रही है 4,400, यही आ रही है। तो जो राशि सबसे कम है वो होगी कर मुक्त, और उसके ऊपर की राशि पर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। तो ये हो गया एग्जेम्प्टेड, ये हो गया एग्जेम्प्टेड। अब हम टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे,
टैक्सेबल अमाउंट निकालने का तरीका मैंने आपको सूत्र बता ही रखा, टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालता है। टैक्सेबल अमाउंट इक्वल टू क्या बता रखा है मैंने आपको, टैक्सेबल अमाउंट मैंने आपको बता रखा है AAR, यानी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो वास्तव में जो राशि प्राप्त हो रही है वो, उसमें से आपको लेस करना है एग्जेम्प्टेड अकाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट। तो आप देखें एक्चुअल अमाउंट इसको मिला 12,000 रुपये, उसमें से माफ कितना हो गया, 4,400 हो गया। तो ये जो टैक्सेबल जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया, 7,600 रुपये टैक्सेबल। कंप्लीट स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि कैसे इस चीज को करना है, कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं। कंप्लीट है। तो यदि इसको मनोरंजन भत्ता मिलता है किसी कर्मचारी, नॉर्मली सरकारी कर्मचारी की बात ही कर रहा हूँ यहाँ पे, यदि ऐसा कुछ उसको मिल रहा है मनोरंजन भत्ता, यदि किसी प्राइवेट सेक्टर वालों को मिलता है तो पूरा का पूरा कर योग्य हो जाएगा। सरकारी वाले को मिल रहा है तो आपको टैक्स का ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट करना कुछ नहीं, ट्रीटमेंट का नियम क्या होता है, जो कम है वो कर मुक्त हो जाएगा। कौन कौन सा, 5,000 या फिर वेतन का 20% या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। कंप्लीट है। तीनों में से जो कम हो गया वो कर मुक्त हो गया और उसकी बाकी की राशि पे क्या लग गया, टैक्स लग गया। तो स्टूडेंट ये तो बात होगी कुछ भत्तों की जो आंशिक रूप से कर मुक्त होते हैं और आंशिक रूप से कर योग्य होते हैं। मैंने आपको आज की क्लास में बताया था, क्या बताया, एक मैंने आपको HRA के बारे में बताया, दूसरा मैंने आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में बताया, तीसरा मैंने आपको किसके बारे में बता दिया, मनोरंजन भत्ते के बारे में बता दिया। तो बाकी इसके जो अलाउंस बचे हुए हैं उसको हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।